नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ सात में विद्यार्थी मित्रों आज हम भारतीय अर्थतंत्र अर्थात इंडियन इकोनॉमी की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पाठ के अंदर हम प्रस्तावना से लेकर क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो प्रस्तावना प्राचीन भारत, रोजगार का ढांचा, राष्ट्रीय आय, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र, स्वतंत्रता पश्चात भारतीय अर्थतंत्र, विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण आदि की हम चर्चा करेंगे। तो अब हम प्रस्तावना की अगर बात करें तो भारत विश्व में सांस्कृतिक भव्यता वाला देश है। भारत जो है वह विश्व लेवल पर सांस्कृतिक विशालता वाला देश है। यह उसकी विशेष लाक्षणिकता है। भारत विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है। भारत कैसा देश है? विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र शासन प्रणाली वाला देश है, और जिसमें विविध जाति के, विविध धर्म के, भाषा के, संस्कृति के साथ विविधता में एकता देखने को मिलता है। बहुत दूर ना जाकर, बहुत कुछ अलग ना समझकर हम अगर एक वर्गखंड की, अपने वर्गखंड की अगर बात करें तो एक वर्गखंड के अंदर बैठे हुए विद्यार्थियों में कोई दुबला पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग राज्य के होते हैं, लेकिन विद्यार्थी मित्रों फिर भी बैठे कहाँ हैं? एक छत के नीचे बैठे कहाँ हैं? एक छत के नीचे। तो इस तरह से देश के अंदर भी, भारत के अंदर भी अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति है, अलग अलग बोली भाषा है, लेकिन फिर भी इन सब में जो अलगाव होने के बावजूद भी अर्थात की विविधता में एकता देखने को मिलता है। भारत देश का नाम महाभारत पुराण के आदि पर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के पुत्र राजा भरत पर से रखा गया। भारत का नाम कैसे रखा गया? भारत का नाम महाभारत के पुराण में उल्लेख किया गया है कि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का जो पुत्र था उनका नाम राजा भरत था, और उनके नाम पर से भारत का नाम भारत रखा गया। भारत देश कृषि, उद्योग, व्यापार क्षेत्र में सक्षम होने के कारण एक धनिक देश था, और जिससे भारत देश को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब ऐसा नहीं समझने का कि सोने की चिड़िया कहा जाता था मतलब भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी। हाँ, तो सोने की चिड़िया के समान भारत था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर धन, संपत्ति, कोयला, खनिज और जो यहाँ की फसल की उत्पादकता, व्यापारी उद्योग धंधे और जो भी यहाँ पर पशुपालन वगैरह अधिक अच्छी मात्रा में देखने को मिलते थे। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर भारत पर कई बार आक्रमण हुए। सीधी सी बात है, सौंदर्य ही आकर्षण का केंद्र बनता है। सौंदर्य ही आकर्षण का केंद्र बनता है। आप रोज पैंट शर्ट पहनते हैं, एक दिन कुर्ता पैजामा पहन लो, आपको सब देखेंगे। तो आपके सौंदर्य में आज यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से तमाम धन संपत्ति लूटकर धीरे धीरे भारत की सत्ता भी हासिल कर ली। सन 1526 से 1858 अर्थात 16वीं सदी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का शासन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत देश पर चालू रहा। किसका शासन? मुगल साम्राज्य का। इसके अलावा भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए हुए फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज जैसे विदेशी प्रजाओं, विदेशी लोगों में अंग्रेजों ने 1757 से 1947 तक का जो समय है उसमें भारत में अपना आधिपत्य कायम किया। किसने अपना आधिपत्य कायम किया? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। अभी अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या बताया कि 1526 से 1858 का जो समय था वह किसका समय था? मुगल साम्राज्य का समय था।
और 1757 से 1947 के समय दरमियान भारत पर फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज जैसी विदेशी लोगों ने क्या किया, कब्जा जमाए, अपना आधिपत्य जमाए रखा। अब 1757 से 1858 क्या है, 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का समयकाल माना जाता है। किसका समयकाल माना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ पे 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासनकाल का समय माना जाता है। किसका समयकाल माना जाता है, ब्रिटिश शासनकाल के रूप में जाना जाता है। अर्थात अंग्रेजों ने भारत पर 18वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के मध्य तक अपना साम्राज्य आंशिक और पूरा, मतलब थोड़ा या पूरी तरीके से चलाया। अंत में हुआ क्या, परिणाम स्वतंत्रता की आई, देश के लोग जागरूक हुए, एकजुट हुए, लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारी बने, आंदोलन किया और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में प्रस्थापित हुआ। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर ये प्रस्तावना पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो में प्राचीन भारत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।